तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है वाह बेटा, औरत की खातिर पिता से जुबान लड़ाते हो। वर्षा और पुष्कर देर रात घर पहुंचे। सासू माँ जाग रही थी और उनका इंतजार कर रही थी। उन दोनों के चेहरे देखकर ही किरण जी समझ गई कि दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत किया है। उन्होंने पुष्कर से पूछा, बेटा अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ, मैं जल्दी से कुछ बना लाती हूँ। पुष्कर बोला, नहीं माँ, बहुत रात हो चुकी है, कुछ खाने का मन नहीं है, आप थोड़ा गर्म दूध दे दीजिए। और किरण जी मुस्कुराते हुए रसोई में दूध गर्म करने चली गई। उनके जाते ही वर्षा ने पुष्कर से पूछा, माँ के शरीर पर यह चोट के निशान कैसे? क्या ससुर जी ने उन पर? पुष्कर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, यह मेरे पिताजी की बहादुरी के निशान हैं जो अक्सर माँ के शरीर पर देखने को मिल जाते हैं। उसने वर्षा के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और बोला, वर्षा, अगर तुमने मेरी माँ की जिंदगी संवार दी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी गुलामी करूँगा। उसकी आंखों में पानी था। वर्षा समझ सकती थी, बचपन से ही पुष्कर अपनी माँ के साथ यह सब होता देखता आया है। ना जाने कितने अनगिनत घाव हैं उसके दिल और बचपन पर। बहुत से ऐसे कड़वे अनुभव हैं उसके जिनकी यादें आज भी उसे दुख देती हैं। यह आंखों के आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसी दर्द के प्रतीक हैं। तब तक सासू माँ 2 गिलास दूध ले आई थी। वर्षा उठी और 1 गिलास दूध में हल्दी मिलाकर ले आई और सासू माँ को देते हुए कहा, माँ, आप भी हमारे साथ दूध पीजिए। बहू का यह प्यार भरा आग्रह किरण जी अस्वीकार नहीं कर सकी और चुपचाप दूध पीने लगी। शायद ही उनके जीवन में माँ बाप का घर छोड़ने के बाद किसी ने उनसे इतने प्रेम से बात की थी। मन ही मन वह बेटे बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। अगली सुबह वर्षा 4 बजे ही उठ गई। असल में उसे नींद आई ही नहीं थी। वह बिस्तर पर लेटी यही सोच रही थी कि किस तरह से ससुर जी को सही रास्ते पर लाया जाए और उन्हें पत्नी के साथ साथ औरतों का भी सम्मान करने की बात समझाई जाए। सोच सोच कर उसका सर भारी होने लगा था। इसीलिए उसने अपने लिए चाय बनाई और फिर उसके बाद चाय पीते पीते इस समस्या का हल खोजने लगी। ठीक 5 बजे अलार्म बजा और उसकी सास उठ गई। उसने जाकर सासू माँ के पैर छुए और उन्हें पानी देकर चाय बनाने चली आई। किरण जी भी उसके पीछे पीछे आ गई और बोली, बेटा तुम थकी हुई हो, इतनी जल्दी उठने की क्या ज़रूरत थी? वर्षा मुस्कुराते हुए बोली, बस माँ, आँख खुल गई थी और वह उन्हें अपने साथ छत पर ले आई। सुबह का यह वातावरण किरण जी को बहुत सुकून देता था। सूर्योदय देखना उन्हें बहुत पसंद था, पर अक्सर ही रमेश जी उनकी खुशी में बाधा डाल देते, क्योंकि ठीक 6 बजे उन्हें अपने बिस्तर पर चाय चाहिए होती थी। वर्षा उन्हें अपनी यात्रा के बारे में और उनके साथ हुई मज़ेदार घटनाएं सुनाने लगी। इधर सूर्योदय हो रहा था और किरण जी उसकी खूबसूरती में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी उन्हें रमेश जी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और हड़बड़ी में वह उठ खड़ी हुई। मैं तो भूल ही गई थी कि इन्हें 6 बजे चाय चाहिए होती है। उनके पीछे पीछे वर्षा भी नीचे उतर आई। तब तक रमेश जी चिल्लाते हुए रसोई घर तक पहुंच गए थे और पत्नी को देखकर बोले, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, भूल गई? मुझे ठीक 6 बजे अपने बिस्तर पर चाय लेने की आदत है। किरण जी कुछ कहती
उससे पहले वर्षा बोल पड़ी, अभी मरी नहीं है, जिंदा है। आपने तो इन्हें मारने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस हर काम की तरह आप यह काम भी ठीक से नहीं कर सके। इतना सुनते ही उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही शिक्षा देकर भेजा है कि ससुराल जाकर अपने बड़ों से जुबान लड़ाना। लड़की, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, हट जा यहाँ से, नहीं तो। वर्षा भी डट कर खड़ी हो गई। नहीं तो क्या करेंगे आप? जैसे माँ पर हाथ उठाया है ऐसे ही मुझ पर हाथ उठाएंगे। अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली हुई है। आप जैसे 3-4 को तो मैं एक ही बार में ढेर कर सकती हूँ। वैसे भी आपकी बूढ़ी हड्डियों में मेरा मुकाबला करने की ताकत नहीं। यह तो सिर्फ माँ पर ही अपना जोर आजमा सकती हैं। उन्होंने पुष्कर को आवाज लगाते हुए कहा, पुष्कर, जल्दी से इधर आ, तेरी बीवी पागल हो गई है। अगर गुस्से में मुझसे कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे ही घर में मुझे धमका रही है। उठ जल्दी से, इसके बाप को फोन मिला और बोल अपनी लड़की को यहाँ से ले जाए। अब मेरे घर में तो इसके लिए कोई जगह नहीं। हाँ, अगर तू भी जाना चाहे इसके साथ तो जा सकता है। शोर सुनकर पुष्कर तो पहले ही जाग गया था। जल्दी से बीच बचाव के लिए पहुंचा तो रमेश जी बोले, सुन, गौर से सुन, तेरी यह बीवी क्या कह रही है। पुष्कर बोला, पिताजी, मैंने आप दोनों की बात सुनी है। अब अगर आप अपनी बहू का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर उससे सम्मान की आशा क्यों रख रहे हैं? हर लड़की मेरी माँ की तरह नहीं होती जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहे। यह सुनकर रमेश जी बोले, अच्छा, यह सब तेरी माँ की दी हुई शिक्षा है और उसी के इशारे पर यह सब हो रहा है। बेटा बहू की नज़रों में मुझे गिराने के लिए यह सब तूने किया है। उन्होंने किरण जी पर हाथ उठाने की कोशिश की, जिसे वर्षा ने मजबूती के साथ रोक लिया और बोली, आज के बाद दोबारा यह गलती सपने में भी मत करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है। उसने ससुर का हाथ झटक दिया और सास को लेकर अपने कमरे में आ गई। रमेश जी को चाय नहीं मिली और वह बड़बड़ाते हुए अपने ही घर में अपमानित होकर सुबह की सैर के लिए निकल गए। किरण जी ने पुष्कर को डांटते हुए कहा, बेटा, यह तूने बहुत गलत किया। क्या कोई इस तरह अपने पिता का अपमान करता है? और बहू, तूने तो आज हद ही पार कर दी। वह जैसे भी हैं मेरे पति हैं, मैं उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से इतने सालों में आज पहली बार उन्हें बिना चाय पिए बाहर जाना पड़ा। तुम दोनों को किसने हक दिया मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का? पुष्कर, आज तूने मुझे बहुत दुख दिया है। मैंने तो सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, समझदार बन गया है, बुढ़ापे में मुझे सुख मिलेगा, पर सोचा नहीं था तू ऐसा निकलेगा। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे पति का अपमान करेगा और मैं खुश हो जाऊंगी? हम दोनों के बीच चाहे कितनी ही कड़वाहट हो, पर मैं किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई मेरे और उनके बीच आए। वे जैसे भी हैं तेरे पिता हैं, उनका तुझ पर हक बनता है। गुस्से में आकर तुझे कुछ कह भी दें तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तू अपनी पत्नी को सिखाकर उनका अपमान करवाएगा। वह रोए जा रही थी। तब वर्षा बोली, माँ, आपकी हर बात बिल्कुल सही है। पिताजी का हम पर पूरा हक बनता है और मेरा यकीन कीजिए, उन्हें अपमानित करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरे मन में उनके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। पर माँ, यहाँ बात केवल आपकी नहीं, पूरी नारी जाति की है और उन्हें उस औरत का
सम्मान करना तो सीखना ही होगा जिसकी कोख से उन्होंने जन्म लिया है। बर्दाश्त की भी एक हद होती है माँ। आखिर कब तक और कितना बर्दाश्त करेंगी आप? क्या गलती है आपकी जो पिताजी आपको इतना प्रताड़ित करते हैं? अगर आप सोचती हैं उनका अच्छा बुरा व्यवहार सहकर आप पत्नी होने का धर्म निभा रही हैं तो आप गलत हैं। ऐसा करके आप न केवल खुद के साथ बल्कि उनके साथ भी बहुत गलत कर रही हैं। आप उनकी अर्धांगिनी हैं और यदि आपके आधे शरीर में बीमारी लग जाए तो उसका उपचार किया जाता है, न कि पूरे शरीर में उस बीमारी को फैलने दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़े तो जीवन बचाने के लिए खराब अंग को काट कर अलग भी कर दिया जाता है। माँ, रोगी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है और पिताजी को भी आपका अपमान करने का रोग लग चुका है और आज जो हुआ वह उनके उपचार का केवल हिस्सा मात्र था। और क्योंकि आप उनकी अर्धांगिनी होने के साथ साथ पुष्कर की माँ भी हैं, इसीलिए आपकी दोहरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनके उपचार में हमारी सहायता करें और उनके साथ साथ इस घर के वातावरण को भी स्वस्थ बनाएं। आज इस घर में मैं आई हूँ, कल को हमारे बच्चे भी होंगे, तो क्या आप चाहती हैं जैसे पुष्कर का बचपन डरा सहमा बीत गया, वह भी अपनी आंखों के सामने दादी और माँ को दादा से प्रताड़ित होते देखते हुए बड़े हों और उनका बचपन भी डर के साए में बीते? क्या आप नहीं चाहती इस घर में खुशियों का वातावरण हो, जहां हर किसी को अपनी इच्छा और बात कहने की स्वतंत्रता मिले? माँ, बेड़ियाँ सिर्फ बेड़ियाँ होती हैं, चाहे लोहे की हो या सोने की। मैं जानती हूँ आज मैंने जो किया बहुत गलत किया, पर कभी कभी गलत को सही करने के लिए आपको गलत होना पड़ता है। क्या किरण जी को बेटे बहू की बात समझ आएगी और क्या वे उनका साथ देंगी? यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।